की यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़े कुछ बहुत ही अहम दस्तावेज हैं। और इनमें जलवायु परिवर्तन, भू राजनीति, वन नीतियां और जैव विविधता के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सच को तो वाकई हैरान करने वाले हैं। हमारा मिशन आज यही है, इन जटिल विषयों को डीकोड करना। बिल्कुल, रटने के बजाय हम इनके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे ताकि श्रोताओं को वो मोमेंट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। क्लाइमेट क्लब की तेज होती टिक टिक। आप जेम्स ई हैंसन की उस नई स्टडी की बात कर रही हैं ना? हाँ, एकदम सही। वो स्टडी साफ कह रही है कि पेरिस समझौते का जो लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का, वो अब एक असंभव परिदृश्य बन गया है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, जो शायद लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि इन अलग अलग दिखने वाले मुद्दों के तार वास्तव में एक बहुत बड़ी तस्वीर से जुड़े हैं। मतलब 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य अब अवास्तविक है। जी, हैंसन और उनके साथियों की रिपोर्ट यही चेतावनी देती है। लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही विरोधाभासी है। इस ग्लोबल वार्मिंग के अचानक तेज होने का एक बड़ा कारण असल में हमारे द्वारा प्रदूषण को कम करना है। रुकिए, प्रदूषण कम करने से वार्मिंग बढ़ रही है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे बुखार कम करने की दवा खाने से शरीर में कोई भयानक साइड इफेक्ट हो जाए। मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में अजीब लगता है। विज्ञान की भाषा में इसे एरोसोल पैराडॉक्स कहते हैं। एरोसोल पैराडॉक्स, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, होता यह था कि वाणिज्यिक जहाजों के ईंधन में भारी मात्रा में सल्फर होता था। जब ये बड़े बड़े जहाज महासागरों से गुजरते थे तो उनके धुएं से सल्फेट एरोसोल नाम के छोटे छोटे कण वायुमंडल में फैल जाते थे। अच्छा, तो ये कण एक तरह से आसमान में छा जाते थे। बिल्कुल, ये एरोसोल एक तरह से छोटे दर्पण या शीशे का काम करते थे। ये सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करते थे, जिससे पृथ्वी पर एक कूलिंग इफेक्ट पैदा होता था। समझ रही हूँ। लेकिन जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने पर्यावरण सुधारने के लिए जहाजों के ईंधन में सल्फर की मात्रा को 3.5% से घटाकर सीधे 0.5% कर दिया। ओह, यानी वायु प्रदूषण तो कम हो गया, लेकिन इसके साथ ही सूर्य की किरणों को रोकने वाली वो एरोसोल की जो कूलिंग शील्ड थी, वो अचानक हट गई। एकदम सही पकड़ा आपने। और नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी के महासागरों ने सीधे तौर पर ज्यादा गर्मी सोखनी शुरू कर दी। ये तो बहुत ही डरावना है। स्टडी ये भी कहती है ना कि आईपीसीसी ने इन एरोसोल्स के कूलिंग इफेक्ट का सही अंदाजा नहीं लगाया था। हाँ, बिल्कुल सही। और इसी अतिरिक्त गर्मी के कारण हम बहुत तेजी से जलवायु के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो सीमा है जिसके बाद जलवायु प्रणाली ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, है ना? मैंने पढ़ा था कि इसमें सबसे बड़ा खतरा अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या एमॉक के रुक जाने का है। जी, एमॉक का रुकना एक वैश्विक तबाही ला सकता है। अगर हम एमॉक को एक विशाल समुद्री कन्वेयर बेल्ट की तरह समझें, जो भूमध्य रेखा से गर्म पानी लेकर उत्तरी अटलांटिक की तरफ जाता है और वहां से ठंडा पानी वापस लाता है, तो इसका रुकना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? बहुत ही बड़ा खतरा है। देखिए, अगर ये कन्वेयर बेल्ट रुक गई तो पूरा यूरोप जम सकता है और महासागरों का तापमान पूरी तरह असंतुलित हो जाएगा, जिसका सीधा असर भारत के मॉनसून चक्र पर पड़ेगा। बिल्कुल। भारतीय मॉनसून बहुत सी वायुमंडलीय प्रणालियों पर निर्भर करता है, जैसे कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन, जिसे एमजीओ कहते हैं। ये बादलों और बारिश का एक चलता फिरता सिस्टम है। और मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में जो एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनता है, मस्करेन हाई। हाँ, मास्करेन हाई। उसकी तीव्रता ही ये तय करती है कि मानसून की हवाएं भारत की तरफ कितनी तेजी से बढ़ेंगी, और इन हवाओं को धकेलने का काम सोमाली जेट नाम की तेज हवाएं करती हैं। तो अगर एएमओसी रुकता है तो ये मास्टर्न हाई कमजोर पड़ जाएगा। एकदम सही। और सोमाली जेट की दिशा बदल सकती है, जिससे हमारी कृषि पूरी तरह तबाह हो सकती है। मतलब अटलांटिक महासागर में होने वाले बदलाव का सीधा असर भारत के किसान पर पड़ेगा। ये इंटरकनेक्टिविटी वाकई हैरान करती है। बिल्कुल। और जब ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक बेकाबू हो रही है तो जाहिर है हर देश क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रहा है। हाँ, और इसी क्लीन एनर्जी की आड़ में चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिसने भारत की नींद उड़ा दी है। चलिए फिर पर्यावरण से जुड़कर भू राजनीति की बात करते हैं। यहाँ कहानी सच में बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। हम बात कर रहे हैं चीन द्वारा यारलुंग तांगपो नदी पर बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध की। जी, इसी नदी को भारत में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं।
इस प्रोजेक्ट की विशालता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट प्रस्तावित है। बिल्कुल। चीन का जो मौजूदा थ्री गॉर्जेस डैम है, जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, ये नया प्रोजेक्ट उससे भी करीब 3 गुना बड़ा होगा। बाप रे, 3 गुना बड़ा। और इसका भौगोलिक स्थान भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बांध तिब्बत में उस ग्रेट बेंड पर बनाया जा रहा है जहां ये नदी हिमालय से टकराकर एक गहरा यूटर्न लेती है और फिर सियांग के नाम से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ, इस जगह पर नदी का ढलान बहुत तेज है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए एकदम अनुकूल है। एनर्जी की सख्त जरूरत है। वो उनका आधिकारिक स्टैंड है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बहाना नहीं है? रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर क्या चीन असल में पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसे हम वाटर वेपनाइजेशन कहते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि इसका सीधा असर निचले तटीय देशों यानी भारत और बांग्लादेश पर पड़ेगा। भारत की अपनी कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वहां, जैसे लोअर सुबनसिरी और दिबांग। अगर ऊपर से पानी का बहाव रोक दिया जाए या अचानक छोड़ दिया जाए तो इन परियोजनाओं का क्या होगा? आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, और बात सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत के कृषि क्षेत्र और जैव विविधता के लिए जीवन रेखा है। और एक बड़ा खतरा भूकंप का भी तो है ना? बहुत बड़ा खतरा है। ये पूरा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। ये उस फॉल्ट लाइन के ठीक पास है जहां इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टकरा रही हैं। भारत के भूकंपीय नक्शे के अनुसार ये क्षेत्र जोन 4 और जोन 5 में आता है। सही कहा आपने। इतनी विशाल जल राशि को एक भूकंपीय क्षेत्र में रोकना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। यहाँ कोई भी बड़ी गड़बड़ी या बांध का टूटना असम और अरुणाचल में प्रलय ला सकता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत और चीन के बीच जल साझाकरण की कोई औपचारिक संधि है ही नहीं। सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने के लिए कुछ समझौते हैं, जिन पर चीन हमेशा पारदर्शी नहीं रहता। बिल्कुल। और अगर हम इसके पारिस्थितिकी प्रभाव की बात करें, तो नदियों के बहाव में बदलाव से हमारी जलीय जैव विविधता तो पूरी तरह नष्ट हो सकती है। जी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे सूसू भी कहते हैं। हाँ, गंगा डॉल्फिन। मैंने हाल ही में पढ़ा था कि वे पूरी तरह से अंधी होती हैं। ये बात मुझे बहुत हैरान कर गई कि एक शिकारी जीव बिना देखे कीचड़ भरे और तेज बहाव वाले पानी में शिकार आखिर कैसे कर लेता है? यहीं पर प्रकृति का अद्भुत तंत्र काम आता है, जिसे हम इकोलोकेशन कहते हैं। इकोलोकेशन? जैसे चमगादड़ करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। ये डॉल्फिन लगातार आवाज की तरंगें या डॉल्फिन क्लिक्स छोड़ती हैं। जब ये तरंगें किसी मछली या शिकार से टकराकर वापस आती हैं, तो वे अपने दिमाग में एक 3D नक्शा बना लेती हैं। वाह, ये तो गजब का प्राकृतिक रेडार सिस्टम है। लेकिन बांधों के बनने से नदी में गाद या सिल्ट का बहाव बदल जाता है। पानी की गहराई कम हो जाती है, जिससे इनका ये रेडार सिस्टम काम नहीं कर पाता और इनका पूरा आवास खतरे में पड़ जाता है। ये तो बहुत दुखद है। इसके विपरीत अगर हम संरक्षण का एक सफल मॉडल देखें, तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। हाँ, वहाँ घड़ियालों की आबादी काफी सुरक्षित है। बिल्कुल, क्योंकि उस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से बहने दिया गया है। वहाँ नदियों के बहाव से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। विकास और पर्यावरण की इसी खींचतान से मुझे भारत के जंगलों की स्थिति याद आ रही है। ये टकराव हमें हर दिन देखने को मिल रहा है। आप हाल ही के उस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास पेड़ों की कटाई का जो मामला सामने आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। अगर हम इस टिप्पणी को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो हमारे सामने मुख्य समस्या ये आती है कि हमारे देश में जंगल या फॉरेस्ट की कोई एक स्पष्ट और सर्वमान्य कानूनी परिभाषा ही नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। कानूनी अस्पष्टता नीतियां लागू करने में बहुत बड़ी बाधा है। जी, आपको 1996 का TN गोदावर्मन थ्रुमुलपाद केस याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। हाँ, उस फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि जंगल शब्द को उसके डिक्शनरी मीनिंग यानी शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। एकदम सही। इसका फायदा ये हुआ था कि उन सभी इलाकों को भी संरक्षण मिल गया था जो सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज नहीं थे, लेकिन असल में वहां घनी हरियाली और पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद था। लेकिन फिर वन संरक्षण अधिनियम, जिसे हम FCA 1980 कहते हैं, और 2023 में हुए उसके संशोधन को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। हाँ, विवाद तो काफी गहरा है।
आलोचक तो यही कह रहे हैं ना कि इस संशोधन ने 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया है और विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों को साफ करना आसान बना दिया है। देखिए, इस मुद्दे पर हमें दोनों पक्षों को निष्पक्षता से देखना होगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य गैर वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकना था। ठीक है। दायरे से उन जमीनों को बाहर कर दिया गया है जो 1980 के बाद वन के रूप में अधिसूचित नहीं है। उनका तर्क है कि इससे भारत के लगभग 28% जंगल कानूनी सुरक्षा खो सकते हैं। बिल्कुल। वही सरकार का अपना एक अलग तर्क है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए ये छूट बहुत जरूरी थी। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही सरकार का उद्देश्य निजी भूमि पर एग्रो फॉरेस्ट्री या वृक्षारोपण को बढ़ावा देना भी है। चलिए मान लेते हैं कि विकास और सुरक्षा के लिए कुछ जंगलों को काटना हमारी मजबूरी है, तो उसकी भरपाई के लिए क्षतिपूरक वनीकरण या कंपेंसेटरी या फॉरेस्टेशन की नीति है ना? जी, जिसके तहत कैंपा फंड्स काम करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक पेड़ काटो तो उसके बदले दूसरा लगाओ वाली नीति। लेकिन हाल ही में कैग की जो रिपोर्ट आई है वो इस पूरी नीति की पोल खोलती दिखती है। आप उत्तराखंड वाले मामले का जिक्र कर रही हैं। हाँ, कैग की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में लगभग 13.86 करोड़ रुपए के कैंपा फंड्स का डाइवर्जन कर दिया गया। ये रिपोर्ट बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखाती है। नियम ये कहता है कि अगर कोई वन भूमि उद्योग के लिए ली जाती है तो उसके बराबर क्षेत्र में नया जंगल लगाना अनिवार्य है और इसके लिए डेवलपर पैसा देता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खामी भी तो है। बिल्कुल है। एक प्राकृतिक जंगल को बनने में सदियां लगती हैं। आप किसी पुराने घने जंगल को काटकर कहीं और रातों रात यूकेलिप्टस या किसी एक प्रजाति के पौधे लगाकर उस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की बराबरी नहीं कर सकते। और जब वो फंड भी किसी अन्य कार्य में डाइवर्ट हो जाए तो मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। सही कहा। और इस मोनोकल्चर यानी एक ही तरह के पेड़ लगाने की वजह से उन जीवों का क्या होता है जो उस खास जंगल पर निर्भर थे? उनका पूरा आवास छिन जाता है। जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिन्हें बचाने के लिए राधेश्याम पमानी, बिश्नोई जैसे पर्यावरणविद्स अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। जी, उनका काम बहुत सराहनीय है। या फिर वो काले कान वाली बिल्ली जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, करैकल, जिसे भारत में सियाह गोश भी कहा जाता है। इन्हें रहने के लिए खास तरह के झाड़ीदार जंगल या स्क्रब फॉरेस्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। जब हम जंगल की परिभाषा को कागजों में समेट देते हैं तो ऐसे जीव अपना घर हमेशा के लिए खो देते हैं। और इन्हीं स्थानीय पर्यावरण और आजीविका की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ही शायद भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना रुख तय करता है। हाँ, जब ग्लोबल स्तर पर जलवायु संधियों की बात आती है तो भारत का स्टैंड हमेशा बहुत संतुलित और कूटनीतिक होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण ग्लोबल मीथेन प्लेज है, जिस पर 130 से ज्यादा देश सहमत हो चुके हैं, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। जी। मीथेन तो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्लोबल वार्मिंग में 30% का योगदान दे रही है। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक है। दुनिया में उत्सर्जन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, लग्जरी एमिशन और सर्वाइवल एमिशन। लग्जरी और सर्वाइवल, इसे थोड़ा और समझाइए। विकसित देशों में मीथेन उत्सर्जन ज्यादातर उनके भारी औद्योगिकीकरण, तेल खदानों या उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का नतीजा है। लेकिन भारत में मीथेन उत्सर्जन सर्वाइवल एमिशन से जुड़ा है। यानी हमारी कृषि, धान की खेती और पशुपालन से। एकदम सही। धान के खेतों में जब पानी भरा रहता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं। इसी तरह जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र से भी मीथेन निकलती है। मतलब ये सीधे तौर पर हमारे छोटे किसानों और पशुपालकों की आजीविका का सवाल है। जी। हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आके हाशिए पर खड़े अपने किसानों पर कोई नया टैक्स या पाबंदी तो नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। भारत का तर्क है कि इस प्लेज पर हस्ताक्षर करने से कृषि क्षेत्र पर भारी दबाव पड़ेगा, जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। हम घरेलू स्तर पर बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे गोवर्धन योजना और फसल विविधीकरण या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के जरिए हम मीथेन कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि को भी संरक्षित कर रहे हैं, जो एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है। भारत में अब 89 रामसर साइट्स हो गई हैं। हाँ, और क्या आपको पता है कि इनमें सबसे ज्यादा किस राज्य में है? जहां तक मुझे याद है,
तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, एकदम सही। हम अपने स्थानीय वनस्पतियों को भी बहुत सक्रियता से बचा रहे हैं। जैसे मणिपुर का राजकीय फूल शुरुई लिली, जिसके संरक्षण के लिए उखरुल जिले में तांगखुल नागा समुदाय शिरुई लिली फेस्टिवल मनाता है। हाँ, ये सामुदायिक संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सब बहुत अच्छी पहल है, लेकिन विकसित देश भी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन ने CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू कर दिया है, जो कि असल में एक तरह का कार्बन टैक्स है। आसान भाषा में कहें तो EU का कहना है कि जो भी सामान जैसे स्टील, एल्यूमिनियम या सीमेंट बाहर से EU में आयात हो रहा है, अगर उसके उत्पादन में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है तो उस पर आयात शुल्क लगाया जाएगा। जी, ये तो सीधे सीधे क्लाइमेट एक्शन के नाम पे संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म लगता है। भारत और कई विकासशील देश इसका इसी आधार पर कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारत का स्पष्ट मानना है कि ये नियम पूरी तरह अनुचित है। और ये संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं के सबसे बुनियादी सिद्धांत का खुला उल्लंघन भी तो है। आप CBDR की बात कर रही हैं। हाँ, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां। बिल्कुल। इस सिद्धांत का अर्थ यही है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, लेकिन चूंकि विकसित देशों ने पिछले 150 सालों में औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा प्रदूषण किया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा होनी चाहिए। भारत का सुझाव ये भी है कि अगर ये टैक्स लगाया ही जाता है तो इससे विकासशील देशों के उद्योगों को जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए एक स्पष्ट तंत्र होना चाहिए, जो कि बहुत तार्किक मांग है। अब जब हम उत्सर्जन कम करने की इतनी बात कर रहे हैं तो क्या नई तकनीकें हमें इस विनाश से बचा लेंगी? भविष्य की ग्रीन टेक को लेकर दुनिया भर में काफी उत्साह है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन और CCUS। हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण। देखिए, उत्साह होना लाजमी है, लेकिन हमें यथार्थ के धरातल पर रहना होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक बेहतरीन तकनीक है। इसमें एक मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड असेंबली होती है ना? जी, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक रिएक्शन होता है और बिजली बनती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एग्जॉस्ट या टेल पाइप से धुआं नहीं, बल्कि सिर्फ पानी यानी वाटर वेपर बाहर निकलता है। ये सुनने में तो एकदम जादुई लगता है। सोचिए, गाड़ियों के धुएं की जगह सिर्फ पानी निकल रहा है ना? लेकिन इसकी व्यवहारिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। भारत में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी न के बराबर है। और सबसे बड़ी चुनौती ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की भारी लागत है। बिल्कुल। ग्रीन हाइड्रोजन वो है जो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है और इस प्रक्रिया में पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इसका उत्पादन, परिवहन और भंडारण अत्यधिक महंगा है। और CCUS का क्या हाल है? नीति आयोग भी इसकी काफी बात कर रहा है। CCUS के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला, कैप्चर, यानी कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना। दूसरा, उपयोग, यानी उस पकड़े गए कार्बन को यूरिया या बिल्डिंग मटेरियल में बदल देना। और तीसरा, भंडारण, यानी उसे जमीन के बहुत नीचे गहरी चट्टानों में हमेशा के लिए स्टोर कर देना। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या ये तकनीक वाकई कारगर है या जीवाश्म ईंधन कंपनियों द्वारा अपना व्यवसाय चालू रखने का एक छलावा मात्र है? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है, क्योंकि ये तकनीक अभी भी काफी महंगी है और इसके सफल होने के प्रमाण बहुत कम हैं। वैश्विक स्तर पर कई बड़े प्रोजेक्ट ऊंची लागत और तकनीकी जोखिम के कारण रद्द भी तो हुए हैं। हाँ, उदाहरण के लिए यूके में 2011 और 2015 में इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बंद करने पड़े थे। और एक दूसरी तकनीक है डायरेक्ट एयर कैप्चर या DAC, जो सीधे खुली हवा से कार्बन सोखने का दावा करती है। यह तकनीक तो अभी भी अपने बहुत ही शुरुआती दौर में है। इसके ज्यादातर परिणाम सिर्फ थ्योरी या प्रयोगशालाओं तक ही सीमित हैं। इसलिए केवल इन जादुई तकनीकों के भरोसे बैठना एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब हम इन भारी भरकम, महंगी और असफल होती मानव निर्मित तकनीकों को देखते हैं तो मुझे कभी-कभी हंसी आती है कि प्रकृति ने ये काम कितने बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। आप किस प्राकृतिक तंत्र की बात कर रही हैं? उदाहरण के लिए व्हेल मछली को ही ले लीजिए। बचपन में अक्सर ये सवाल दिमाग में आता था कि क्या व्हेल इंसान को निगल सकती है? हाँ, इसका दिलचस्प जवाब यह है कि स्पर्म व्हेल, जिसके दांत होते हैं, उसे छोड़कर बाकी कोई व्हेल इंसान को नहीं निगल सकती। हाँ, क्योंकि व्हेल की एक मुख्य श्रेणी है बलीन व्हेल। ये आकार में तो विशाल होती हैं, लेकिन इनका गला बहुत छोटा होता है। प्रकृति ने उनके मुंह में केराटिन, वही प्रोटीन जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं, उसकी एक कंघी जैसी छलनी दी है।
वे पानी का बड़ा घूंट भरती हैं और इस छलनी के जरिए सिर्फ छोटी मछलियों और प्लैंकटन को छान कर खाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये व्हेल अपने पूरे जीवन काल में अपने शरीर में टनों कार्बन जमा करती हैं। और जब वे मरती हैं तो समुद्र तल में जाकर वो सारा कार्बन सदियों के लिए स्टोर हो जाता है। ये सच में प्रकृति की सबसे बेहतरीन कार्बन सिंक मशीनें हैं। और अगर ऊर्जा या एनर्जी पैदा करने की बात हो तो समंदर के तल में रहने वाले एक छोटे से जीव पिस्तौल झींगा या पिस्टल श्रिम्प के आगे हमारी सारी तकनीकें फीकी हैं। ओह, पिस्टल श्रिम्प, ये बहुत ही अद्भुत जीव है। जब ये अपने बड़े पंजे को झटकता है तो पानी में एक बुलबुला बनता है और फूटता है। इस प्रक्रिया को सोनोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और जब ये बुलबुला फूटता है तो उसकी आवाज गन शॉट से भी तेज, लगभग 218 डेसिबल्स होती है। और कुछ पल के लिए वहां का तापमान सूरज की सतह जितना यानी लगभग 4400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब समंदर के तल में एक छोटा सा जीव अपने पंजों से मिनी सूरज बना रहा है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। प्रकृति के पास अपना एक सटीक संतुलन है जिसे हम लगातार बिगाड़ रहे हैं। इसका एक और उदाहरण ओडिशा के तटों पर देखने को मिलता है। आप ऑलिव रिडले कछुओं की बात कर रहे हैं ना? जी। ये कछुए हर साल उड़ीसा के ऋषिकुल्या और गहिरमाथा तटों पर आते हैं। इनके सामूहिक रूप से घोंसला बनाने की प्रक्रिया को अरेबाड़ा कहा जाता है। ये कछुए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और तापमान का इस्तेमाल करके हजारों किलोमीटर दूर से उसी तट पर लौटते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण रेत का तापमान बदल रहा है, जिससे इस पूरी प्रजाति का प्राकृतिक चक्र अब खतरे में है। आज इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को एक प्रशासक की नजर से देखने के लिए है। एक ऐसा प्रशासक जिसे विकास की जरूरतों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक बेहद बारीक संतुलन बनाना होता है। सही कहा। कहीं महासागरों का एरोसोल संतुलन बिगड़ रहा है, कहीं चीन ग्रीन एनर्जी के नाम पर ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध बना रहा है, कहीं कानूनी परिभाषाओं के फेर में जंगल कट रहे हैं, तो कहीं कार्बन टैक्स पर वैश्विक राजनीति हो रही है। सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसी जुड़ाव और हमारी तकनीकी मजबूरियों को देखते हुए आज के इस डीप डाइव के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक खुला और थोड़ा डराने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। आज हमने देखा कि जहाजों का प्रदूषण कम करने से असल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दूसरी तरफ हवा से कार्बन सोखने वाली CCUs जैसी मशीनें अभी बहुत महंगी और हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। जी। तो क्या आने वाले समय में जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे तो इंसान को मजबूरी में पृथ्वी के तापमान को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने के लिए जियो इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ेगा? जियो इंजीनियरिंग? हाँ। क्या हम जानबूझकर वायुमंडल में वापस सल्फर एरोसोल छोड़ेंगे ताकि सूरज की रोशनी को रोका जा सके? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का थर्मोस्टैट यानी तापमान नियंत्रक आखिर किस देश के हाथ में होगा? जो देश इसे कंट्रोल करेगा, क्या वो पूरी दुनिया की जलवायु का भगवान नहीं बन जाएगा?